एक कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल को कैसे पढ़ते हैं जानेंगे इस वीडियो में मेरे कंपनी की पीएनएल और बैलेंस शीट के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो को शूट करते हुए ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक बहुत ही सैड सी खुशी है। मैं बताता हूं कि सैड क्यों है और खुशी क्यों है। सबसे पहला, इस साल मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स भरा, विच इज अ वेरी प्राउड मोमेंट। क्योंकि टैक्स भरना मतलब यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल एंटिटी, बट इट ऑल्सो मीन्स कि आपने प्रॉफिट कमाया। एंड दैट इज समथिंग विच आई डिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मेरी आज तक की जो भी कंपनीज रही हैं वो वेंचर फंडेड रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली जितने भी दुख के साथ मैं ये कह सकता हूं, कहूंगा कि मैंने उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया। इनफैक्ट जब नियर बाय प्रॉफिटेबल बना, उसी साल मैंने नियर बाय छोड़कर अपना एक दूसरा स्टार्टअप शुरू किया। तो मैंने जिंदगी में ना कभी कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं देखे, एंड दैट्स द दुखी पार्ट ऑफ इट। ऑलमोस्ट 10 साल का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, वेंचर फंडेड, लेकिन कहीं भी किसी भी साल भी प्रॉफिट नहीं। सो इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि इस साल हमने एक प्रॉफिट कमाया और उसके चलते हमने करीब 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स भरा। तो मैं इस वीडियो में अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स के थ्रू आपको यह दिखाना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि एक कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे पढ़े जाते हैं। इस वीडियो को डिट्टो ने स्पॉन्सर किया है, जो कि इंश्योरेंस खरीदने के लिए सबसे बेस्ट एडवाइजर है जो आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन देयर इज अ वेरी बिग रीजन कि मैंने डिट्टो को इस वीडियो के लिए क्यों चुना, जो कि मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा और इस सवाल का जवाब कि डिट्टो इस वीडियो के स्पॉन्सर क्यों है। तो शुरुआत करते हैं कंक्लूजन की कि सबसे पहले हमने इस साल कितना टैक्स भरा, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मेरी कंपनी का नाम है जान वेब वेदा प्राइवेट लिमिटेड। इंटरेस्टिंग है, जान इज कश्मीरी फॉर नॉलेज, टू नो। वेब वेदा इज 2 पार्ट्स, वेब और वेदा। वेब मतलब ऑनलाइन, वेदा मतलब अगेन नॉलेज, तो ऑनलाइन नॉलेज, विच इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये कंपनी मैंने 2011 में रजिस्टर करी थी, बिना ये जानते हुए कि आज इस पॉइंट पे मैं ये सब कर रहा हूँ। असेसमेंट ईयर 2022-23, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर हिंदुस्तान का अप्रैल 1 से शुरू होता है और मार्च 31 को अगले साल खत्म होता है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, एंड इस साल फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2021 टू मार्च 31, 2022। तो जो असेसमेंट ईयर होता है वो उससे एक प्लस होता है। मतलब अगर 21-22 का आप फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 22 और 23 का होगा। ये आप इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं तब भी कंफ्यूजन होता होगा। आई डोंट नो व्हाई दिस इज द केस, देयर मस्ट बी अ रीजन। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बट दिस इज हाउ इट्स डन। फाइनेंशियल ईयर को एक प्लस करके असेसमेंट ईयर बनता है। सो इस साल हमने पूरे बिजनेस में प्रॉफिट कमाया करीब 5 करोड़ 23 लाख रुपए। इस पूरे का मैं पीएनएल दिखाऊंगा जल्द ही। एंड इसके साथ अगर हम पूरा अपना कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जो भी हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, ये माइक हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया, गाड़ी हो गई, कोई भी और चीज जो आप कंपनी के बैलेंस शीट से खरीदते हैं या कैश से खरीदते हैं, सरकार उनको डेप्रिशिएट करने का एक प्रोविजन देती है। वो बोलती है कि ये फोन अगर आपने लिया है तो फर्ज करिए ये 3 साल तक चलेगा, तो हम इसकी वैल्यू को 3 साल में बांटेंगे और धीरे 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 करके आपको उसका एक डेप्रिसिएशन मिलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सब कुछ करके हमारा एक प्रॉपर प्रॉफिट जो बना वो करीब 5 करोड़ 23 लाख रुपए बना। अब इस पे आप कंप्यूट करेंगे टैक्सेस। टैक्सेस 2 तरीके से किए जाते हैं। एक तो होता है सिंपल टैक्स 25% जो एक कंपनी को देना पड़ता है, फिर उसके ऊपर सरचार्ज जुड़ता है, एजुकेशन सेस वगैरह। तो 1 करोड़ 45 लाख रुपए का टैक्स बनता है। एक दूसरा तरीका होता है विच इज कैलकुलेशन ऑफ द बुक प्रॉफिट। उसके चलते फिर से टैक्स निकाला जाता है। जो भी टैक्स इसमें से बड़ा होता है वो टैक्स आपको देना है। तो इसमें टैक्स जो बनता है वो करीब 8 लाख रुपए बनता है। तो ऑफकोर्स सरकार के लिए आप 8 लाख नहीं, आप 1 करोड़ 45 लाख रुपए देंगे। एंड इसके 1 करोड़ 45 लाख को आपको टोटल नहीं देना। क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई पेमेंट मिलती है, ब्रांड से पेमेंट हो गई, कंपनी से पेमेंट हो गई, तो मेरे ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, उससे मुझे पेमेंट मिलती है। कंपनीज में मैं बोलने जाता हूं या उनके लिए कोई कोर्सेज क्रिएट करता हूं या कहीं भी और, तो वो जब भी मुझे एक पेमेंट करते हैं वो टैक्स डिडक्ट करके करते हैं। दिस इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या था? वो कंपनी जो ये पेमेंट कर रही थी। तो ओवर द लास्ट ईयर 55 लाख रुपीज वर डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन माई नेम एज टैक्स। दिस इज समथिंग जो आप भी अपनी जिंदगी में अनुभव करते होंगे इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। जब कभी भी कंपनी आपको एक सैलरी देती है वो टैक्स काट के देती है, राइट? तो वो टैक्स आपके नाम पे
बुक्स में जमा हो जाता है एज TDS या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जब आप फाइनल अपना इनकम टैक्स भरते हैं तो ये पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज समथिंग दैट यू क्लेम। तो इस 1,45,00,000 को देने में 55 लाख रुपए मैं ऑलरेडी दे चुका हूं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज जो मुझे पेमेंट कर रही थी। तो मुझे मोटा मोटा 90 लाख रुपए और देने हैं। लेकिन दो चीजें हुई। नंबर 1, मुझे जेन्युइनली अंदेशा नहीं था कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, एंड दैट इज अ मिस्टेक, क्योंकि साल के बीच में ये दिखना शुरू हो गया था। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स होता है, एंड दिस इज अ वे फॉर गवर्नमेंट्स टू मैनेज देयर कैश फ्लो। वो बोलती हैं यार कंपनीज को ना बहुत अच्छे से विजिबिलिटी मिलती है कि कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है साल में, तो उसके चलते आप एडवांस टैक्स भरना शुरू करिए। ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जो बहुत अमीर लोग होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी सैलरी होती है, उनके लिए भी होता है अगर वो उनका टैक्स ऑटोमेटिकली कट नहीं रहा होता हर महीने। जैसे आपका टैक्स हर महीने कटता है, कंपनी का टैक्स हर महीने नहीं कटता है, साल के एंड में ही मिलता है। तो इसलिए सरकार बोलती है कि एडवांस टैक्स भी भरिए, और अगर आप वो एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मुझे, क्योंकि मैंने कोई एडवांस टैक्स नहीं भरा, 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट चढ़ा, विच इज फ्रैंकली मनी वेस्टेड, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल फिक्स गोइंग फॉरवर्ड, विच मेंट कि मुझे 99 लाख रुपए और देने थे एज द टैक्स। एंड देन देयर आर दीज कैलकुलेशंस, ये सब वगैरह, कि इनकम एडवांस टैक्स कितना भर सकते थे हम, कब भरना था। तो जुलाई, मतलब जून में होता है, सितंबर, हर क्वार्टर उसकी डेडलाइन होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज द हेडलाइन। इस साल हमने करीब 5,23,00,000 रुपए एज प्रॉफिट कमाया, एंड उसमें हमें 1,45,00,000 का टैक्स देना पड़ा। अब इस हेडलाइन को समझने के लिए हम घुसते हैं डिटेल्स में, विच आर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं द P&L ऑफ द कंपनी। ये सबसे बेसिक एक इनकम स्टेटमेंट होता है जहां प्रॉफिट एंड लॉस P&L को डिस्क्राइब किया जाता है। तो इस साल, मतलब पिछले साल 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, पूरी कंपनी ने थ्रू ऑल द इनकम्स, कोर्सेज हो गए, ब्रांड कोलैबोरेशंस हो गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, एफिलिएट इनकम हो गई, कोई भी और इनकम, वो सब कुछ जोड़ के हमने 17 करोड़ रुपए कमाए। लास्ट ईयर यही अमाउंट था, करीब 1,70,00,000, सो ऑलमोस्ट 10x जंप। बट जब साइज छोटा होता है तो इन सब चीजों में ज्यादा भावुक नहीं होते, इट्स समथिंग दैट्स एक्सपेक्टेड। तो 17,36,00,000 रुपए हमने एज अ कंपनी कमाया एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2022। एंड इसके साथ फिर हमारे खर्चे थे, एंड मोटे मोटे खर्चे कौन से थे? सबसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट्स 84 लाख। तो ये वो सारी चीजें थी जो मैंने अपनी टीम में बांटी। दिस इंक्लूड्स पेरोल, स्टाइपेंड, और जो भी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में बोनस कमाया उन्होंने। तो आई डोंट नो इफ यू नो, एंड इट्स टोटली ओके इफ यू डोंट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है एवरी क्वार्टर, उसका 10% टीम को वापस जाता है एज अ बोनस, और वो उस टीम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले इक्वली होता था, अब बेसिस परफॉर्मेंस होता है, बट वो सब कुछ मिलाकर एंड स्टाइपेंड और पेरोल मिलाकर द लास्ट ईयर्स टोटल एक्सपेंस ऑन द बिजनेस फॉर पीपल वाज 84 lakhs। कुछ फाइनेंस कॉस्ट इधर उधर, इंटरेस्ट इनकम, ये सब वगैरह। इंटरेस्ट इनकम नहीं है, जो भी हमने वो किया था। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताया कि जो फिक्स एसेट्स खरीदे हैं उसके लिए सरकार अलाउ करती है कि उसके वैल्यू को धीरे 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 घटाना, तो वो करीब 7 लाख रुपए। एंड अदर एक्सपेंसेस जो कि थे करीब 11 करोड़ रुपए। अब ये क्या है? P&L आपको ऐसे दिखेगा, लाइक इट विल बी लाइक दिस मेगा हेडलाइन, तो आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑलवेज नोट इज ये नोट नंबर। सो यू सी दीज नोट नंबर्स, हर एक P&L में ये नोट नंबर होंगे, एंड इन नोट नंबर्स में आपको वो डिटेल्स मिलेंगी, विच इज व्हाट आई विल शो। सो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहे हो बेसिस इट्स फंडामेंटल्स, कि उनका P&L क्या है, उनका बैलेंस शीट क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन दीज नोट्स आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाकी तो सिंपल मैथ है। तो ये सब वो मैथ जोड़ के, जैसे मैंने बताया, 5,20,00,000 रुपए प्रॉफिट था, और वो डेप्रिसिएशन वगैरह जोड़ के 5,23,00,000 रुपए हो गया। आपने टैक्स वगैरह दे दिया 1,45,00,000, सो नेट 3,75,00,000 is what the company earned. This is called PAT, PAT, profit after tax. ये वाकई में वो इनकम है जो कंपनी को मिलती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो 3,75,00,000 रुपए इज द टोटल पैट ऑफ द कंपनी। यही लास्ट ईयर करीब 9 लाख रुपए था। सो इट्स अ फेयरली बिग जंप फ्रॉम 9 lakhs to 3,75,00,000। अब
लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोटा मोटा डिटेल्स क्या है। तो पहले तो 17, लेट्स गो टू 17 एंड सी कि 17 के साथ हम क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में भी जैसे आपने देखा पूरी सैलरी ही है, सो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉय बेनिफिट्स इटसेल्फ। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टीम इज सारे इंटर्न्स, सो टोटल ऑफ well in the year it keeps varying but 9 से 13 लोग थे, some people left, some people were added, blah blah blah. Interns को मिलते हैं 10,000 रुपए महीना, this is the fixed stipend, so 1,20,000 रुपए साल का. There are 2 fixed individuals from a employee perspective, एक को मिलते हैं 50,000 रुपए, एक को मिलते हैं 1,30,000 रुपए महीना, so that is there, plus everything else is bonus, which was I think last year about 55 odd lakhs or so, and that is how it was. फिर आते हैं 19 पे which is other expenses, like वाकई में कहाँ बड़े बड़े expenses थे। तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर। Now this is something that I'm really proud of. मेरे सॉफ्टवेयर का खर्चा बहुत बहुत ज्यादा है। Why? Because मेरी टीम इतनी छोटी है। So what we do is we spent 46 lakhs on software last year. 50 लाख रुपए हमने सॉफ्टवेयर पे खर्च करे, which means महीने का सॉफ्टवेयर का बिल करीब करीब 4 लाख रुपए है। And that is on everything that is possible there. So there are I think about 24 या 25 सॉफ्टवेयर that we use every day, छोटी से छोटी लेके बड़े से बड़ी चीज। क्योंकि मेरा बिलीफ ये है कि अगर टेक्नोलॉजी की जगह किसी इंसान को डाल देते हैं तो वो इंसान की कदर नहीं है। You have to use technology where you can. But this is something that we deploy. रेंट हो गया तो जो भी हमारे ऑफिसेज वगैरह हैं, जैसे ये स्टूडियो, so on and so forth, तो करीब 2 लाख रुपए, less than 2 lakhs per month उसका खर्चा है। रिपेयर मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस which is something that we have for every team member, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होता है, that comes to around 10,000 rupees a month. Traveling, तो जहाँ कभी मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा है, this also includes traveling for off site, so हमारे हर 3 महीने ऑफ साइट होती है, तो पूरी टीम का जो ट्रैवलिंग का खर्चा है वो भी इसमें है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, जैसे कोई कोर्स चल रहा है तो उसके लिए प्रिंटिंग करनी है, किसी और चीज के लिए करनी है, so on. एडवर्टाइजिंग, now this is the big one, right? So ये मेरे कोर्सेज में जो मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ उसका खर्चा है, which is 6 करोड़ रुपए। So this is the bulk of our expense. And this means around 50 लाख रुपए हम महीने के खर्च करते हैं, but it is immensely profitable, क्योंकि वो 50 लाख रुपए खर्च करके हम almost 1 से 1.25 करोड़ कमाते हैं। So there is immense profitability that we go through that, which is something that I will continue doing. And then legal and professional fees, इसमें मेरी और मेरी वाइफ की भी सैलरी जुड़ी हुई है। We are not employees of the company, we are consultants to the company, तो हम एक कंसल्टिंग फी ड्रॉ करते हैं। मैं ड्रॉ करता हूँ 4 लाख रुपए महीना, मेरी वाइफ ड्रॉ करती हैं 4 लाख रुपए महीना, तो जो 8 लाख रुपए महीना है दैट इज बेसिकली इट, प्लस बहुत सारे और खर्चे जो हम करते रहते हैं। किसी को हमने कंसल्टेंट के तौर पे बुला लिया, किसी से हमने कोई काम करवा लिया। मैंने बहुत सारे, जैसे हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था तो उसके लिए वो खर्चा हो गया, उसके लिए वीडियो क्रिएट किया था तो उसके लिए भी खर्चा हो गया। ऑल ऑफ दैट गेट्स इनटू द प्रोफेशनल फीस इटसेल्फ, which is something that we continue doing. And the other thing that is important is this thing called LTST borrowings, long term या short term borrowings. ये basically बताता है कि कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है to run its operations. बहुत सारी कंपनियां हैं जो कर्ज के तले दबे हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिना कर्ज के पूरे बिजनेस को चलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारा देखेंगे तो वी हैव नो लोन्स, वी हैव बेसिकली नथिंग दैट इज देयर। इफ एनीथिंग देयर आर सम शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स जो रुचि और मेरे से कंपनी में गए हैं, बट दैट्स प्रीटी मच इट। दिस इज समथिंग दैट ऑफ कोर्स विल गेट पेड टू अस बैक। तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, कहीं कोई लोन नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट एब्सोल्युटली क्लीन एंड क्लियर। अगर आप टैंजिबल्स में जाएंगे तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये माइक, स्कूटी ये हमने ली थी कुछ 1-1.5 साल पहले। कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लैपटॉप, मोबाइल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सारे जो ये खर्चे हैं, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट, ये ऑफिस इक्विपमेंट्स जिसमें ये कैमरा है, ये लाइट्स हैं, सो ऑल ऑफ दीज आर देयर। इस पे एक डेप्रिसिएशन होगा एंड दैट्स हाउ इट ऑल फ्लोज थ्रू। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे कि मैंने बताया कि कोई लोन नहीं है कंपनी पे। इन्वेंट्री, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं है तो कोई इन्वेंट्री नहीं होती है कि रॉ मटेरियल कितना है, सो ऑन। दिस इज द मोटा मोटा ऑफ हाउ यू लुक एट द financials. इन सबको जोड़कर बनता है बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट इज पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल। लोगों को लगता है ये P&L है, लेकिन बैलेंस शीट ज्यादा है। बैलेंस शीट इज बेसिकली द व्यू ऑफ द कंपनी, एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट्स वो चीज है जो कंपनी के पास है, लाइबिलिटीज वो चीज है जो कंपनी को किसी और को देनी है। एंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम एसेट और लाइबिलिटीज मैच होनी चाहिए। अगर आपके सीए दोस्त हैं तो वो एक बैलेंसिंग की चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि बैलेंस होना चाहिए एट द एंड ऑफ इट।
इस बैलेंसिंग को एसेट और लायबिलिटी मैचिंग कहते हैं. बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज मैच. फॉर एग्जांपल इस कंपनी की लायबिलिटीज क्या क्या है? शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए. सेम रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो अगर हम नंबर 2 पे देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, तो ओपनिंग बैलेंस पिछले साल का जो रिजर्व एंड सरप्लस था 8,30,000 रुपए. इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया है 3,75,00,000, ये है डेप्रिसिएशन ना जोड़ते हुए, तो 3,75,00,000. एंड दिस इज समथिंग विच इज अगेन द शेयर होल्डर्स. कंपनी एक नॉन फिक्शनल कंपनी एक फिक्शनल एंटिटी है, उसकी पूरी जो ओनरशिप है वो शेयर होल्डर्स के पास है, तो ये सारा पैसा अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पास जाएगा. दैट इज द लायबिलिटी. फिर आपकी आती हैं करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज पहले आती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो अभी के अभी आपको पे नहीं करनी है. लॉन्ग टर्म लोन हो गए 10 साल के लिए, 20 साल के लिए. सो यू विल सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज की बाद में आप कभी कोई टैक्स दे सकते हैं, वो डेफर किया हुआ है. कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किए हुए हैं आपने. ये हमारे लिए जीरो है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के लिए ये एक बहुत मीनिंगफुल अमाउंट होता है, क्योंकि उन्होंने 10, 20, 30, 40 साल के लिए भी लोन लिया होते हैं. एंड ऑल ऑफ दैट शोज अप हियर. फिर आती है करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज होती हैं जो आपको ऑलमोस्ट अभी पे करनी होंगी, बिकॉज दिस इज लाइक अ मूविंग सेटअप. तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे मैं दिखाया था, रुचि और मेरी तरफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, तो वो द कंपनी ओज इट टू अस. दूसरा ट्रेड पेबल्स. तो नंबर 6 में जाके देखते हैं ट्रेड पेबल्स क्या है. तो ट्रेड पेबल्स में ये ट्रेड पेबल्स होते हैं वेंडर्स को पैसे देने. फॉर एग्जांपल अगर गूगल, फेसबुक हमारे कंपनी में एडवर्टाइज, मतलब हम उनके साथ एडवर्टाइज करते हैं, उनका बिल आया मार्च को एंड हमें देना है वो पैसा 2 महीने बाद. सो दिस देन स्टैंड्स ऑन द 1st of April एज अ ट्रेड पेबल. ये आपने पैसा अभी तक दिया नहीं है, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर अंदर देना होगा. तो 1st April को जब कट ऑफ होती है, तब इस कंपनी में कितना पैसा है और उसके अगेंस्ट कितना पेबल है. दैट इज व्हाट इज देयर. अदर लायबिलिटीज. सो 7 नंबर में जाके देखते हैं अदर लायबिलिटीज क्या है. जीएसटी पेबल हो गया, टीडीएस हो गया. तो ये आपके पेबल्स होते हैं जो आपको देने होते हैं. टीडीएस कौन से? वो टीडीएस जो मुझे अपने वेंडर के लिए जमा करने हैं. तो अगर मैं गूगल और फेसबुक को कोई पेमेंट करता हूं फॉर एडवर्टाइजिंग, तो उनके पैसे को मैं काटकर, उनके पेमेंट में से मैं टीडीएस काटकर या टैक्स काटकर उनको देता हूं, ताकि उनके नाम पे टैक्स जमा हो. द सेम वे जब वेंडर मुझे पेमेंट कर रहा होता है, तो वो भी टैक्स काट के मुझे पेमेंट करता है. एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. नंबर 8 देखते हैं क्या है. बेसिकली डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस वगैरह जो भी होते हैं. सो टोटल लायबिलिटीज आर 7,80,00,000 रुपए. अब इसके अगेंस्ट आपके पास एसेट्स होने चाहिए 7,80,00,000 के, वरना तो कंपनी है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, अगर लायबिलिटीज या एसेट्स मैच नहीं करेंगी. सो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन. सबसे पहला क्या है? टेंजिबल एसेट्स. तो नंबर 9 में जाके देखते हैं. टेंजिबल एसेट्स हैं, तो हमारे पास एसेट्स हैं जो कि हम टेक्निकली बेचकर इस पैसे को बना सकते हैं इफ वी हैव टू, विच इज अराउंड 22 lakhs. फिर डेफर्ड टैक्स जो हमने कमाया हुआ है, तो हमारे अगेंस्ट जो है करीब 60,000 रुपए का डेफर्ड टैक्स है. करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,28,00,000 रुपए की हैं. ये हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स है. दीज आर इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो गया, चाहे वो किसी स्टार्टअप में हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जो इसके थ्रू बना है. फिर नंबर 12 ट्रेड रिसीवेबल्स. तो वेंडर्स को हमें पैसा देना है, क्योंकि हमने भी मार्च में कोई बिल रेज किया होगा, 2 महीने बाद उनको वो पेमेंट करनी होगी, तो वो पैसा जो आना है विच इज अराउंड 82 lakhs. फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 13. तो बैंक में करीब 1,90,00,000 रुपए पड़े हुए हैं. दीज आर एक्चुअल कैश एलिमेंट्स. एंड देन अदर करंट एसेट्स आर अराउंड 60 lakhs. पता नहीं ये क्या है. तो सच्ची में तो 7,80,00,000 रुपए मैच हो गए. ये जबरदस्ती मैच नहीं करते हैं, ये एक्चुअली बकायदा कोई सीए बैठ के मैच करता है, विच इज आर सीए एंड वी बीन वर्किंग विद देम फॉर ऑलमोस्ट 11 years फॉर आवर पर्सनल इनकम टैक्स एंड नाउ फॉर द कंपनी एज वेल. This is how it all happens. You can see that this is a fair bit of work and research. Like मैं एक सीए नहीं हूं, क्योंकि मैंने एक एमबीए किया है और फाइनेंस में किया है, तो मुझे ये थोड़ा बहुत पता है. लेकिन अब मैं काफी चीजें भूल चुका हूं, मैं इसको ट्रैक भी नहीं करता हूं. एंड दैट इज व्हाई आई ऑफन से कि स्टॉक पिकिंग जो होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है. स्टॉक पिकिंग आसान नहीं होती है, क्योंकि आपको स्टॉक की बारीकियों को समझना पड़ता है कि कौन से स्टॉक ने, किस कंपनी ने कितना प्रॉफिट, कितना ग्रोथ, कैसे उसने इसको डिप्लॉय किया है, क्या उसका इक्विटी रेशियो है डेट के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बहुत सारी चीजें होती हैं व्हिच कम्स इनटू अकाउंट. दिस इज नॉट इजी. The reason why Ditto has sponsored this is because picking up insurance is also not easy.
एंड बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं कि मैं कौन सा इंश्योरेंस लूं, लाइफ इंश्योरेंस लूं या यूलिप लूं, इस कंपनी का लूं, उस कंपनी का लूं, इस कवर का लूं, उस कवर का लूं। एंड मैं बोलता हूं यार, ये सारे सवालों के जवाब ना आपको एक एक्सपर्ट से बोलने पड़ेंगे, और एक एक्सपर्ट जो बायस नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपनी से पूछेंगे तो नेचुरली कंपनी आपको वो चीज बेचने की कोशिश करेगी। Ditto is a absolutely unbiased insurance advisory platform. It is backed by Zerodha and it will tell you कि आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए कौन सी इंश्योरेंस सबसे बेस्ट बैठेगी। एंड इफ यू गो थ्रू Ditto to make that insurance, they will also help you when you have to go through a claim process, अगर खुदा ना खास्ता आपको उस क्लेम की जर्नी में जाना पड़े। This is the benefit of Ditto. The best thing that I like is it is absolutely a spam-free interaction and it is free consultation as well. तो आपको ना सिर्फ कोई पैसा देना है, and if you've spoken to them, then rest assured you will not be harassed or called because आपने एक लीड भरी थी, जो अक्सर होता है अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे लीड भरते हैं। So please try out Ditto if you have to buy insurance for yourself, for your family members. Link pinned comment और description में है। And this is the simple reason why I keep saying, please trust portfolio of stocks and experts who can do that. अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक पिकिंग शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज यूज करती है। द बेस्ट वे टू डू दैट इंस्टेड इज गो एंड पिक अ पोर्टफोलियो स्टॉक्स थ्रू एन एक्सपर्ट। दिस कुड बी स्मॉल केस, दिस कुड बी अ म्यूचुअल फंड, इट कुड बी एन इंडेक्स फंड, कुछ भी जो आपके लिए सुटेबल हो। ऑन दैट नोट, अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Variku Shorts channel.